हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। इंग्लिश संग्राम चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। लेकिन आज का हमारा वीडियो जो है वो इंग्लिश से संबंधित नहीं है, क्योंकि मैं भी बहुत समाचार सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो हमारे भी मन में थोड़ा कष्ट हो रही है कि कम से कम एक न्यूज जो है अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैं संदेश दूं कि जो बांग्लादेश का जो क्राइसिस है वो क्या है। आप सभी लोगों से, जितने भी बांग्लादेशी भाई हैं, अन्य जितने भी लोग हैं जो प्रश्नकारी हैं, जो बांग्लादेश में इस समय प्रश्न कर रहे हैं, जो आपकी मांगे हैं वो तो पूरी हो चुकी हैं। वहाँ का सुप्रीम कोर्ट ने भी आपके ही पक्ष में फैसला दिया है, लेकिन आप लोग जो है अपने ही देश में अपने ही लोगों के ऊपर अत्याचार न करें, किसी धर्म विशेष को टारगेट न करें। सभी जितने भी लोग हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी आप लोग भाई भाई हैं। इसी के आधार पर ही जो है कि आपका बांग्लादेश का जन्म भी हुआ था। तो हम आज जो है कि बांग्लादेश में जो भी क्राइसिस चल रही है, ये देश के हित के लिए सही नहीं है। चाहे वो कोई भी देश हो, वो आप लोगों के इस जो है उपद्रव से, प्रदर्शन से खुश नहीं है, क्योंकि आपका लाभ जो है कि अन्य देश भी उठा रहे हैं। चाहे वो भले ही पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, कोई भी ऐसा देश है जो आपके कंधे पर रख करके गोली चला सकता है। तो ऐसा आप लोग न करें कि आपके देश का ही नुकसान हो, आपकी प्रगति भी रुक जाए, आपकी प्रगति रुक जाए और दूसरे देश के लोग मजा भी लेते रहें। जब से मैं न्यूज़ सुन रहा हूँ, मुझे भी बहुत कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है कि बांग्लादेश के जो लोग हैं, जो बहुसंख्यक में हैं, वो अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। हिंदुओं के मंदिर को वो लोग टारगेट बना रहे हैं। हिंदू के मैं देखा हूँ वीडियो में कि बहुत से कुछ ऐसी लड़कियां थी जिसको लोग जबरदस्ती उठा करके ले आ रहे हैं। तो ऐसा आप लोग काम न करें। अपने आप में जो है कि भाईचारे का संदेश दे करके अपने देश को विकास करने में आप लोग सहयोग करें, क्योंकि पाकिस्तान वही देश है जो पहले बांग्लादेश का ही एक हिस्सा हुआ करता था। पाकिस्तान वो भी जो है आपसे मिला लेना चाहता है। वो भी 1971 की जो घटनाएं हुई थी, 70-71 में जो घटनाएं हुई थी, उसको दोहराना चाहता है। उसी को उसी का लाभ लेकर के अमेरिका भी अपना एक एयर बेस बनाना चाहता है। तो आप लोग ऐसा काम मत करें कि आप लोग आपस में लड़ेंगे तो दूसरा आपका लाभ जरूर उठाएगा, आपका जरूर मजा लेगा। तो इस सब चीज़ों से मैं एकदम भी क्षुब्ध था कि मैं भी अपना वीडियो में डाल रहा था, मैं वीडियो अपना डाल रहा था, इंग्लिश का मेरा जो चल रहा था। लेकिन मुझे मन किया कि कम से कम मैं भी एक वीडियो बनाऊं बांग्लादेश क्राइसिस पर, जो है कि आखिर में बांग्लादेश में ऐसी ऐसी संकटें क्यों उत्पन्न हो रही हैं। अभी 1971 में आपका देश बना था, बांग्लादेश बना था, 1971 में बना है। अभी आप पाकिस्तान से बहुत ही आगे निकल रहे थे। आप लोग पाकिस्तान की जीडीपी से आपकी स्थिति अच्छी थी, वहाँ की स्थिति उतना अच्छा नहीं था। लेकिन आपका नाम जो है कि शेख हसीना की सरकार जो थी या अन्य आप लोगों के सहयोग से आपका देश बहुत ही विकास कर रहा था। लेकिन आप लोग अपने देश के विकास में बाधक न बने। आप लोग अपने देश के हमेशा आगे मान सम्मान आप लोग बढ़ाइए। पाकिस्तान को आप लोग बहुत पीछे छोड़ दीजिए कि पाकिस्तान ने आपके खिलाफ जो अत्याचार किया था, कम से कम कई लाखों औरतें, लाखों बच्चों का शिकार किए लोग, उनकी इज्जत भी लूटे लोग, कितने खून कत्ल कितने हुए अब बांग्लादेश में हुए, आप सभी जानते होंगे। तो आज जो है मेरा मन ही कर रहा था कि हम इस पर वीडियो हम जरूर बनाएंगे हम, ताकि हमारे जो भी भाई हैं वो जाने कि बांग्लादेश का जो है कि निर्माण कैसे हुआ और उसका विकास कैसे कैसे हुआ और आज की स्थिति यहाँ तक कहाँ आ गई। तो मेरा वहाँ के जो लोग हैं उन सबसे निवेदन है कि आप लोग अपने भाईचारा से रहें, आप लोग आपस में मतभेद मत करें। कि बहुसंख्यक लोग हिंदू सिख ईसाई जो भी हैं, उनको अपने भाई को समझ करके अपने देश को योगदान बढ़ाने में उनका भी सहयोग लें। लगभग कि 1 करोड़ से आसपास आज भी वहाँ पे क्या है, वह हिंदू हैं, अन्य भी वहाँ पर धर्म के लोग रहते हैं। तो धर्म के आधार पर किसी को अपने देश का बंटवारा न करें, अपने देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप जानिए कि बांग्लादेश का इतिहास के विषय में जानिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जैसे मैंने अभी एक नक्शा थोड़ा सा छोटा सा अपने ब्लैक बोर्ड पर बनाया है कि ये नक्शा है हमारा भारत का है। आप जानते भी हैं कि भारत का इधर का जो हिस्सा होता है वो पूर्व पूर्व होता है
और इधर का हिस्सा जो होता है वो पश्चिम होता है, इधर का हिस्सा जो होता है उत्तर, और यह है दक्षिण। आप जानते हैं कि दक्षिण में क्या है, हमारा हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। इधर जो है हमारा वो पाकिस्तान है, हमारे पश्चिम साइड में जो है वो पाकिस्तान है। पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों एक ही देश हुआ करते थे। 1948 में जब भारत का विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान का जब विभाजन होता है तो भारत पाकिस्तान विभाजन के समय में बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों एक ही देश के दो हिस्सा हुआ करते थे। जो एक हिस्सा भारत के पूर्व में था बांग्लादेश, आज का इसको हम पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे, और भारत के सटे हुए पश्चिमी जो हिस्सा था वो पश्चिमी पाकिस्तान था। ये दोनों मिलाकर के जो है ये पाकिस्तान था, ये पश्चिमी पाकिस्तान और ये पूर्वी पाकिस्तान था। 48 से लेकर के 1970 तक जो है, 48 से लेकर के 1970 तक बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही एक हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन अंतर वहां पर क्या थी कि यहाँ के जो लोग थे, पश्चिमी जो पाकिस्तान के लोग थे, वो पंजाबी, सिंधी और कुछ हिंदुस्तानी भाषा वे लोग बोला करते थे। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के क्या था, वो पूर्वी पाकिस्तान के लोग जो है वो बांग्ला भाषा बोला करते थे। पूर्वी पाकिस्तान के जो लोगों की जो भाषा थी वो बांग्ला भाषा थी। आप जानते हैं कि यहाँ पे लगभग जो है कि 1.25 करोड़ के आसपास वहां पर भी हिंदू यहाँ पर रहते थे। जब देश का जब बंटवारा हुआ तो यहाँ के लोग अपने आप को इनसे नफरत रखते थे, नफरत, केवल शासन करना जानते थे कि जो भी सरकार बनी, इस पश्चिम पाकिस्तान के जो लोग सरकार में हो, जो भी लोग गवर्नमेंट में हो, सेना में हो, जो भी लोग हो, अधिक से अधिक यहाँ पर लोग हो और यहाँ के आदमी क्या हो, बहुत कम हो। क्योंकि यहाँ के लोग अपने आप को इस बंगाली मुस्लिम से, बंगाली जो मुसलमान लोग थे, जो यहाँ पर हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे, जो भी यहाँ थे लोग, इन सभी से ज्यादा अपने को महत्व दिया करते थे कि मैं इस पूर्वी पाकिस्तान से मेरा महत्व अधिक है। जो भी सरकारें बने वो पश्चिमी पाकिस्तान की हो, यानी सेना का जो कमांडर हो, सेना कमांडर इन चीफ हो, ये सभी के सभी क्या हो, यह पश्चिमी पाकिस्तान से हो। लेकिन यह सिलसिला 1948 से लेकर के 1970 तक चला। जैसा कि आप जानते हैं कि जब 15 अगस्त 1947 को जब भारत पहले भारत क्या था, पहले ये हिस्सा भारत का था, ये भी हिस्सा भारत, ये भी भारत का हिस्सा था। 15 अगस्त 1947 के पहले ये बांग्लादेश जो पाकिस्तान का हिस्सा था 48 से 70 तक, और उसके पहले जो है ये बांग्लादेश और पाकिस्तान भी इसी भारत का हिस्सा हुआ करता था। जब 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो उस समय 15 अगस्त 1947 को हमारा जो देश जो हुआ था वो 2 डोमिनियन स्टेट में बटा था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश 2 डोमिनियन देश में बटा था, इधर पाकिस्तान और हमारा जो है कि ये भारत। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ादी के रूप में मनाते हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि हम 15 अगस्त 1947 को हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा मुझे मिला था। क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड जो था अभी वो 3 साल तक और चला, क्योंकि हमको भी संविधान बनाने थे, संविधान तो मेरा पूरा ही नहीं हुआ था। तो इस आधार पर हमने तो 3 साल में अपना संविधान बना करके हमने रेडी कर दिया, तैयार कर दिया। लेकिन पाकिस्तान का संविधान 1956 तक नहीं बन पाया था। वहां पर जो गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान में वो 56 तक थे। हमारे यहाँ क्या था, लगभग 1 से 2-3 महीने के आसपास यहाँ पर लाल माउंटबेटन गवर्नर जनरल थे, उसके बाद से चक्रवर्ती राजगोपालचारी हुए थे। लेकिन यहाँ पर जो गवर्नर जनरल थे वो 56 तक थे। देश को आज़ादी मिली 47 में, और पाकिस्तान में जो गवर्नर जो था वह 56 तक रहता है। इतना पाकिस्तान ने तेज विकास किया, अपना ज्यादा से ज्यादा दिमाग लगाया कि उसका 1956 तक उसका संविधान बनकर के तैयार ही नहीं हुआ। फिलहाल जो भी चीजें हो, बाद में वहां पर संविधान बनता है, सरकारें भी कुछ सरकारें ही बनती हैं, वहाँ देश चलता है यहाँ पर हिसाब से। लेकिन हकीकत ये थी कि वहाँ पर असली जो चुनाव हुआ था वहाँ पर पाकिस्तान में, वह 1970 में असली चुनाव हुआ था। उसके पहले भी कुछ चुनाव हुए थे,
दो चुनाव और हुए थे, लेकिन असली जो चुनाव में कहूँ तो वहाँ पर असली जो चुनाव था वो 1970 में हुआ। और 1970 से ही जो है उसी का ही देन है कि उसका बेस बनता गया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। तो कैसे हुआ, जैसा कि आप जानते हैं कि 70 के चुनाव में यानी यानी यह एरिया और यह एरिया, ये दोनों एरिया मिला करके उस समय पाकिस्तान में लगभग जो है 300 क्या 300 सीटें हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? 300 सीटें हुआ करते थे। यानी बांग्लादेश आज का और ये पश्चिमी जो पाकिस्तान इधर का जो है ये मिला करके टोटल जो है सीट जो थी वह 300 सीट हुआ करती थी। सरकार बना पूरे संसद में जो है कि 300 सीट हुआ करती थी। उस समय पश्चिमी पाकिस्तान का जलवा था। उस समय जुल्फिकार अली जो भुट्टो थे, जो पीपीपी उनकी पार्टी का उनका नाम था पीपीपी। तो जुल्फिकार अली भुट्टो तो इस साइड के थे। इनकी जो पार्टी थी, इनकी जो पार्टी वो पीपीपी के नाम से जानी जाती थी वो। अब इन्होंने 70 के चुनाव लड़ा। और इधर भी एक नेता हुआ करते थे जिनका नाम था बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, जो आज के जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, जो बांग्लादेश से जो है भाग करके इंडिया में आकर के शरण ली हैं, उन्हीं के पिताजी भी उस समय 70 के आसपास के समय में यहाँ पर एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभरे थे। इनको बांग्लादेश का इनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। आप लोगों ने उनकी मूर्ति तोड़ी है, ये मुझे भी देख करके मुझे भी कष्ट हुआ है कि शेख जिसने इस देश का निर्माण कराने में इतनी योगदान दिया था, शेख मुजीबुर रहमान को यहाँ से इनको पाकिस्तान वाले ने इनको किडनैप भी किया था। इनको कुछ दिन के लिए इनको अपने यहाँ किडनैपिंग किया था। शेख मुजीबुर रहमान को कैसे क्या हुआ, जब 1971 में 70-71 में जब चुनाव होता है तो बांग्लादेश में लगभग जो है लगभग 162 सीटें उस समय हुआ करती थी। किसमें? बांग्लादेश में 162 सीटें हुआ करती थी। 162 सीट में से 160 जो सीट था, 160 जो सीटें थी वो शेख मुजीबुर रहमान जो थे उनके खाते में चली गई। अब पश्चिमी पाकिस्तान को ये लगा कि भाई सरकार जो है अब इधर का लोग बनाएंगे, पूर्वी पाकिस्तान का आदमी वहां पर अपनी सरकार बनाएगा और हुकूमत जो है कि यहाँ पर करेगा, यहाँ भी हुकूमत करेगा और यहाँ पर भी हुकूमत करेगा। अब ऐसा हम लोग को बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तो भाई पंजाबी सिंधी बलूचिस्तानी बोलने वाले हैं। यहाँ के लोग जो है क्या है, यहाँ के लोग बांग्ला बोलते हैं। होता क्या है कि अब इन पर दबाव बनाया जाता है, मुजीबुर रहमान को यहाँ पर दबाव बनाया जाता है, इनको किडनैपिंग करके यहाँ पाकिस्तान लिया यहाँ पर लेकर जाते हैं। जैसे ही यहाँ के लोग जब मुजीबुर रहमान को जब किडनैपिंग कर लेते हैं, इनको यहाँ पर कैद कर लेते हैं, तो यहाँ की जनता के अंदर क्या होती है, थोड़ा सा गुस्सा होती है कि भाई कि हमारे ही देश के हमारे एरिया के जो नेता थे उनको आपने किडनैप कर लिया है। यहाँ के बहुत से लोग दुखी होते हैं। और यहाँ का जो सेना प्रमुख था ये उस समय आहिया खान था। पाकिस्तान का जो सेना प्रमुख था वो आहिया खान था। आहिया खान जो थे वो क्या किए, आहिया खान ने यहाँ पर आदेश दिया कि जितने भी यहाँ पर जो विद्रोही हैं, जो पाकिस्तान खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इनका दमन किया जाए। आहिया खान के आदेश से यहाँ पर लाखों लोगों की मौतें हुई, कितने औरतों की इज्जत को लूट लिया गया, कितने बच्चों को मार दिया गया, कितने पुरुष को मारा गया। आहिया खान वहाँ का सेनापति, उसी के आदेश से जो है कि बांग्लादेश में कई हजार कितने मुस्लिम मारे गए, कितने हिंदू मारे गए, सिख मारे गए, कितने बच्चे मारे गए, कितनी महिलाओं को मारा गया, किसके द्वारा मारा गया, इसी पाकिस्तान के खिलाफ जो है अपने ही भाई बांग्लादेश जो है ढाका उसके यहाँ के जितने एरिया के जो लोग थे, इसमें चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सबको यहाँ पर पाकिस्तान ने क्या किया था, एकदम जिनोसाइड कर दिया था, नरसंहार कर दिया था। कितने लोगों की जिंदे लाशें वहां बिछा दी गई थी, खून की नदियां बह रही थी। यही आज पाकिस्तान, इसी पाकिस्तान का देन था कि यहाँ पर खून की नदियां जो है कि बहती गई। आप जानते भी हैं कि इसी साइड में हमारी गंगा नदी बहती है, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है। ये सभी नदियां पवित्र नदियां हैं।
लेकिन कितनी खूने या कितनी लाशें बांग्लादेश में बिछाने का यदि जो काम किया वो पाकिस्तान ने काम किया था। और पाकिस्तान का सपोर्ट करने वाला भी उस समय अमेरिका भी था, चीन भी था। चीन भी खुलेआम तो नहीं आया, लेकिन उसका भी सपोर्ट था, अंदर से उसका भी सपोर्ट था। इतने यहाँ पर अत्याचार हुए, कट्टरपंथियों का विकास हुआ यहाँ बांग्लादेश में। और अंत में क्या होता है कि शेख मुजीबुर रहमान जब वो सीट निकाल लेते हैं, सरकार उनकी बनने वाली होती है, तो उनको बख्शा नहीं जाता है। उनको बांग्लादेश से किडनैप करके पाकिस्तान लिया जाता है और पाकिस्तान में उनको किडनैपिंग किया जाता है, उनको दबाव बनाया जाता है। लेकिन वो शेख मुजीबुर रहमान दबने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने देश में समाजवाद का विकास करूंगा, मैं अपने देश में डेमोक्रेसी लाएंगे। हम अपने अपने देशों को लिए हम डेमोक्रेसी लाएंगे, समाजवाद की स्थापना करेंगे, हम अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उनका उनका यह सिद्धांत था, उनका ये नारा था, शेख मुजीबुर रहमान का यह नारा था। लेकिन उन्होंने इस देश को बनाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों को भी उन्होंने आहुति दे दी। जिनकी लड़की आज शेख हसीना है, जो प्रधानमंत्री थी, और उनको वहाँ के छात्रों के द्वारा जब प्रोटेस्ट किया जाता है, उपद्रव भी किया जाता है, और उनके पीछे पीछे वहाँ के जो कट्टरपंथी के जो लोग हैं, वो कट्टरपंथी वाले भी क्या करते हैं, उन्हीं के कंधे पर अपने बंदूक को रख करके सरकार को गिराने के काम यदि जो किया है, तो वहाँ के छात्रों के ऊपर बंदूक रख करके कई देशों के जो लोग थे, उन्होंने अपने अपने लाभ लेने के लिए ऐसा उन्होंने सहयोग दिया, ऐसा उन्होंने काम किया है। खालिद जिया जो पूर्व प्रधानमंत्री थी, वो भी जेल में थी, वो भी बाहर आ गई। तो आपके देश के लिए ये सही नहीं है, आपके देश के लिए ये सही नहीं है। ऐसा समाचारों में मिल रहा है कि खालिद जिया भारत विरोधी हैं। क्या है वो? भारत विरोधी हैं। आप जिसे जानते हैं कि भारत ऐसा एक शांति प्रिय देश है, जिसको सबको सहयोग करता है। आपने देखा कि 1959 में जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, तो वहाँ के दलाई लामा को शरण देने वाला भारत है। आपकी शेख हसीना जी आज ही भारत नहीं आई हैं। जब उनके पिताजी की जब मृत्यु हुई थी, उस समय 1975 में जब उनकी मृत्यु हुई थी, तो उस समय भी शेख हसीना जी ने 6 साल तक भारत में रह करके अपने जीवन को गुजारा था। तो भारत एक ऐसा शांति प्रिय देश है जिसका सहयोग आप सभी लोगों को चाहिए। चाहे बगल में श्रीलंका हो, बांग्लादेश, नेपाल, भारत, भूटान, कोई भी देश हो, भारत से दोस्ती करके हमेशा रहना चाहिए। यदि आप लोग भारत के साथ दोस्ती करके रहते हैं तो आपका कोई बाल बांका नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि इधर एक चीन है, तो चीन जानता है कि भारत के अलावा मुझसे कोई टक्कर लेने वाला नहीं है। चाहे वो श्रीलंका हो, भूटान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, इधर वाले वियतनाम हो, इंडोनेशिया, पूर्व चले आइए, चाहे वो कंबोडिया हो, थाईलैंड हो, वो जानता है चीन कि यदि इधर कोई है तो भारत है, और भारत मुझसे टक्कर ले सकता है, अन्यथा कोई भी मुझसे टक्कर नहीं ले सकता है। चीन की जानते हैं कि विस्तारवादी नीति है, वो विस्तार करके वो क्या करता है, दुनिया के देशों को अपना कब्जा चाहता है जमाना। वो क्या है, वो समुद्र पर जो है अपना जमाता है कब्जा, समुद्रों पर, वियतनाम, जितने भी उधर को जो देश हैं, वो सबको चाहता है कि मैं इसको अपने अंडर में ले लूं। जिससे उसने 1959 में तिब्बत को अपने अंडर में ले लिया। ऐसे वो चाहता है कि विस्तारवादी नीति से वो चलता है, और ये भी जानता है, चीन को पता भी है, मोदी जी ने कई बार कह चुके हैं, 2020 में कहे थे कि चीन को समझाए भी थे कि यह 1962 का भारत नहीं है, यह 2020 का भारत है। विस्तारवादी नीति को छोड़ो और तुम बुद्ध वाले देश हो, बुद्ध की नीति को अपनाओ, युद्ध की नीति को मत अपनाओ। लेकिन ऐसे ऐसे देश हैं अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो, अपनी विस्तारवादी नीति को कायम करने के लिए हम सब छोटे से देशों को बीच में लड़ा करके और नरसंहार कराते हैं। आज चाहे वो इजराइल ईरान का युद्ध हो, चाहे वो गाजा का युद्ध हो, चाहे रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, सभी युद्ध जो है किसी न किसी के उकसावे पर हो रहा है। किसी न किसी कोई देश अपने देश के लाभ के लिए ऐसा कदम उठा रहा है, आज नुकसान उसी का हो रहा है। यदि आप लोग संभलेंगे नहीं तो आने वाले दिन में आप लोगों के साथ और भी नाइंसाफी होगी, हम लोग बहुत पीछे होते चले जाएंगे। तो मेरा सबसे निवेदन है कि चाहे वो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं,
आप लोग भारत से अच्छा संबंध रखिए, मित्रवत व्यवहार कीजिए। भारत के सहयोग से आपका कोई बाल बांका नहीं उखाड़ पाएगा, चाहे वो चीन हो, चाहे कोई भी देश हो, अमेरिका, चाहे कोई भी देश हो। यदि भारत से आपका संबंध बढ़िया है तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। मैंने आपसे कहा कि जब यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान की जब सरकारें बनने वाली थी, उस कंडीशन में पाकिस्तान को नागवार लगा कि इस देश का आदमी मेरे देश का प्रधानमंत्री बनेगा। उसने कितने जेनोसाइड करवाया, कितनी हत्याएं करवाई, हत्या करा करके कितने लाखों लोगों को यहाँ पर मारा गया। बहुत से ऐसे यहाँ पर लोग थे बांग्लादेश के कि जो हमारे इस इंडिया देश में घुस आए शरण लेने के लिए, लेकिन उसमें भी भारत ने क्या किया था, शरण दिया था लोगों को अपने यहाँ रहने के लिए। अभी भारत जो है कि 1962 का 65 का युद्ध लड़ाई था, अभी लड़ने के 4-5 साल बाद भी भारत की स्थिति अच्छी नहीं हुई थी। उस कंडीशन में भी भारत ने बांग्लादेश का समर्थन किया था। आपको पता है कि जब आया खान के आदेश से यहाँ पर नरसंहार हो रहा था, तो उस समय यहाँ के लोगों ने, उनके पास तो कोई सेना थी नहीं, इन्होंने एक मुक्ति वाहिनी सेना बनाई थी। उस मुक्ति वाहिनी सेना का सपोर्ट यदि जो किया था तो भारत ने किया था, क्योंकि मुक्ति वाहिनी सेना अभी तत्काल बनी थी, उसको इस बार ट्रेन, उसके पास सैनिक नहीं थे, उनके पास फाइनेंस की कमी थी, उनके पास हथियार की कमी थी। लेकिन इंदिरा गांधी आयरन लेडी ने सभी देशों को ये भी समझाया कि देखो भाई यहाँ पर गलत हो रहा है। सभी देशों को समझाने के बाद अमेरिका, चीन ये सब नहीं मान रहे थे, ये अपने लाभ के लिए सब थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने इसीलिए 6-7 महीने का समय लिया कि सबको समझाया, लेकिन अमेरिका नहीं समझ रहा था, चीन नहीं समझ रहा था, ये पाकिस्तान खुद नहीं समझ रहा था। पाकिस्तान का खुद सपोर्ट अमेरिका कर रहा था, चीन कर रहा था, इन लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने सूझबूझ का साथ लेकर के, रूस का साथ लेकर के, उस समय यूएसएसआर था, सोवियत संघ था रूस, उस समय रूस ने भारत का भरपूर सपोर्ट किया था। यदि जबकि अमेरिका परमाणु बम लेकर के भी आ गया था, 7वां बेड़ा उसका हिंद महासागर में आ चुका था, लेकिन जान गया कि रूस भी आ रहा है अपना 40वां बेड़ा लेकर के, तो उसने सबको यहाँ से भागना पड़ा। भारत एक ऐसा देश है जो सभी का सपोर्ट करता है, सभी का सम्मान करता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि कभी भी जो है आप लोग हमेशा आप भारत के साथ आप लोग रहें तो आपकी भी अच्छा ही है। अभी ये भी जान गए 1900 जब यहाँ पर होती क्या है कि जब यहाँ पर सरकार बनती है किसकी, शेख मुजीबुर रहमान की सरकार बनती है 1970-71 में, इनकी यहाँ पर सरकार बनती है। हमने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, मुक्ति वाहिनी का जो है कि सपोर्ट किया, और इधर से पाकिस्तान को भी धोना इधर शुरू कर दिया, और इधर धोना शुरू किया। पाकिस्तान की क्या किया गया, पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को हमारी भारतीय सेना ने अपने अंडर ले रखा था। लगभग 15,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का जमीन भी पाकिस्तान ने क्या किया था, अपने अंडर ले लिया था। पाकिस्तान का जो हिस्सा था 15,000 किलोमीटर का स्क्वायर का जो उसका एरिया था पाकिस्तान का, हमारी भारतीय सैनिकों ने अपने अंडर ले लिया था। 93,000 सैनिक घुटनों के बल टेक दिए थे भारतीय सेनाओं के सामने। भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने घुटने टेके थे। 15,000 के आसपास लगभग जमीनें हमारे भारत के कब्जे में थी। लेकिन शिमला समझौता के तहत भारत एक ऐसा दिलदार देश था कि भारत ने क्या किया कि 93,000 सैनिकों को वापस लौटा दिया, और यहाँ की जो जमीन जो थी भारत के कब्जे में थी, भारत ने क्या किया, शिमला समझौते के तहत उसको भी वापस लौटा दिया। लेकिन पाकिस्तान की देखिए उसकी नीयत, हमारा जो है इधर का जो हिस्सा जो है, जो एलओसी जो हम कहते हैं उधर का, एलओसी का जो इधर का एरिया जो है जिसने पाकिस्तान ने कब्जा किया है, आज भी वो मुझे आंख दिखाता है, मुझे वापस करने की उसकी हिम्मत नहीं है। वो हिम्मतें नहीं करता है कि हम कम से कम, जैसे भारत ने हमारा हिस्सा वापस कर दिया तो हम भी कम से कम उसको वापस कर दें। लेकिन वो बार बार यूएन में जाकर के कश्मीर कश्मीर की राग जो है वो हमेशा उगलता रहता है, तो इसके उगलने से नहीं कुछ काम चलने वाला है। मेरा बस निवेदन यही है कि आप लोग जितने भी जो लोग हैं, ये बांग्लादेश भाइयों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग आपके देश में चाहे जिस धर्म के जो लोग रहते हैं, वो हमेशा आपस में आप लोग क्या करें, सद्भावना से रहें, आपस में मिलजुल कर रहें, और पाकिस्तान को और मुँह चढ़ाइए कि देखो मैं
थोड़ा सा तुमसे तो मैं छोटा हूँ, लेकिन तुमसे मैं कितना आगे मैं प्रगति कर रहा हूँ। यहाँ पर इस पाकिस्तान को आप मुंह तोड़ जवाब दीजिए। जैसा कि और भी आपको पता होगा कि 1975 में ही जो है 15 अगस्त के ही दिन जो है शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। उस समय शेख हसीना बाहर में थी, वहां बांग्लादेश में नहीं थी, नहीं तो इनकी भी हत्या हो गई होती। 1975 में जब शेख मुजीबुर रहमान 15 अगस्त 1975 को होता क्या है कि मुझे शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हो जाती है, इनके परिवार के 8 लोगों की हत्या हो जाती है, लेकिन शेख हसीना बांग्लादेश से बाहर होने के कारण उनकी जानें बच जाती हैं। जब शेख हसीना जी उस समय जब भारत में आती हैं तो दिल्ली में आती हैं और इंदिरा गांधी से मिलती हैं। उस समय जो है भारत में इमरजेंसी लागू थी। इमरजेंसी होने के बावजूद भी वो आती हैं, इंदिरा गांधी से मिलती हैं और लगभग जो है कि 6 साल तक वो क्या करती हैं, वो यहाँ पर रहती हैं। और पुनः बांग्लादेश में 1981 में चुनाव होता है। 1981 के समय में उस समय जो खालिद जिया जो पूर्व प्रधानमंत्री थी, उनके जो हस्बैंड थे ये उस समय के सेना प्रमुख थे। ये उस समय के सेना प्रमुख थे 1981 में। अब 75 में शेख हसीना के पिता की मृत्यु हुई थी, उनका कत्लेआम उनका हुआ था। और 81 में क्या होता है कि 81 में सेना जो प्रमुख थे, जो खालिद जिया के जो हस्बैंड थे, उस समय 1981 में सेना प्रमुख थे, उनकी भी हत्या हो जाती है। अब खालिद जिया ये समझती हैं कि हमारे हस्बैंड की यदि हत्या कराने वाली कोई है तो वो शेख हसीना है। शेख हसीना समझती हैं कि हमारे पिता का हत्या कराने वाला जो आदमी है वो खालिद जिया का हस्बैंड, खालिद जिया का जो पति है। और खालिद जिया के पति की जब हत्या हुई तब वही समझती हैं कि शेख हसीना ने ही मेरे पति का हत्या कराया है, और इसके कारण दोनों में कभी भी पटरी नहीं हुआ। लेकिन सरकारें इन्हीं दोनों की थी। बांग्लादेश में जो सरकारें थी इन्हीं लोगों की सरकारें थी। कभी खालिद जिया, कभी शेख हसीना, कभी सेना का कभी तख्ता पलट, तो कभी शेख हसीना, तो कभी खालिद जिया। इन्हीं लोगों के 3 लोगों के इर्द गिर्द में 1971 से सरकारें चली आ रही हैं, यहाँ का सत्ता यहाँ चला रहा है। लेकिन खालिद जिया और शेख हसीना में कभी भी पटरी नहीं हुआ। तो आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि आप लोग जो है बांग्लादेश वाले, आप लोग चैन से अमन चैन से रहें, आप लोग मिलजुल कर रहें, अपने देश का विकास करने में सहयोग करें। और भारत के खिलाफ आप लोग भी मत कोई अनगढ़ बात करें। भारत को हमेशा अपना साथी बनाएं, भारत को साथ मिल करके चलें। नहीं तो भारत भी एक ऐसा देश है, जो कहा जाता है ना कि जो बाबा शादी कराते हैं तो वही बाबा क्या है वो पिंडा ही फैलाते हैं। तो हम ही चाहते हैं कि ऐसी बातें न हो। आप लोग सहयोग से मिल करके आप लोग काम करें, सहयोग से रहें, भारत को भी अपने पक्ष में लेकर के चलें और बांग्लादेश के विकास के लिए आप लोग अग्रसर हों। तो इतना ही सब बातें मैं कहूँगा, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा क्योंकि इस पर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बस मेरा यही निवेदन है आप सभी को। गुड नाइट।